अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम देखते हैं चैप्टर 12 रिस्क एंड रिफाइनमेंट्स इन कैपिटल बस्टिंग। लर्निंग गोल्स होंगे इसके टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिकग्नाइजिंग रिस्क इन द एनालिसिस ऑफ कैपिटल बस्टिंग प्रोजेक्ट्स, टू डिस्कस रिस्क एंड कैश इनफ्लोज, different scenario analysis and simulations as a behavioral approach for dealing with risk. We'll be able to review the unique risks that multinational companies face. We'll be able to describe the determination of use of risk-adjusted discount rates, जिसको हम RADARs कहते हैं, portfolio effects, and the practical aspects of RADRS. We'll be able to select the best of a group of unequal-lived, mutually exclusive projects using annualized net present values. We'll be able to explain the role of real options and objective and procedures for selecting projects under capital rationing. So starting with risk in capital busting, thus far we have assumed that all investment projects have same level of risk as the firm. In other words, we assume that all projects are equally risky and the acceptance of any project would not change the firm's overall risk. In actuality, these situations are rare. Projects are not equally risky and the acceptance of a project can affect the firm's overall risk. तो ये हमें माइंड में रखना है कि हर प्रोजेक्ट पे रिस्क का लेवल डिफरेंट होता है। अगर हम बेनेट कंपनी की एग्जांपल को उठा के देखें प्रोजेक्ट्स ए एंड बी के एस्पेक्ट में, लास्ट चैप्टर में जो हमने डिस्कस किया था, तो उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 42,000 थी, प्रोजेक्ट ए की और प्रोजेक्ट बी की थी 45,000। ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज जो थे प्रोजेक्ट ए के थ्रू आउट 14,000 थे 5 इयर्स तक, जबकि प्रोजेक्ट बी के पहले साल में 28,000 है, देन 12,000 है और फिर 10,000 है अगले 3 सालों में। सो एनपीवी एट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% हमने देखी थी, तो हमने कहा था कि प्रोजेक्ट ए की एनपीवी 11,071 आ रही है, जबकि प्रोजेक्ट बी की आ रही है 10,924। सो अब अगर हम एनपीवी की बेसिस पे डिसीजन करना हो तो हम जो है प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे पूरे सिनारियो में कहीं पे भी रिस्क एडजस्टमेंट की हम बात नहीं कर। तो अगर रिस्क एडजस्ट करें और पता ही लगे कि प्रोजेक्ट ए और बी का रिस्क लेवल जो है वो डिफरेंट है, तो आपको डिसीजन शायद आपका चेंज हो जाए। Behavioral approaches can be used to get feel for the level of project risk, whereas other approaches try to quantify and measure project risk. So अगर कैपिटल बस्टिंग में रिस्क की बात करें तो इट रेफर्स टू द अनसर्टेनिटी सराउंडिंग द कैश फ्लोज दैट अ प्रोजेक्ट विल जनरेट, और मोर फॉर्मली द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ कैश फ्लोज। सो कैश फ्लोज में जो वेरिएशन के चांसेस हैं उसको हमने देखना होता है। इन मेनी प्रोजेक्ट्स रिस्क स्टेम्स ऑलमोस्ट इंटायरली फ्रॉम द कैश फ्लोज। सारे का सारा रिस्क मोस्ट ऑफ द टाइम कैश फ्लो से ही आता है दैट अ प्रोजेक्ट विल जनरेट सेवरल ईयर्स इन द फ्यूचर, because the initial investment is generally known with relative certainty, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो हमें कंफर्म पता ही होती है कि ये इतना हमारा आउटफ्लो होने वाला है। सो बिहेवियरल अप्रोचेस फॉर डीलिंग विद रिस्क में जो हम रिस्क और कैश फ्लोज की बात करते हैं, सो ट्रेडवेल कंपनी की एग्जांपल देखते हैं। टायर रिटेलर विद 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल is considering investing in either of two mutually exclusive projects A and B. Each require 10,000 initial investment. Both are expected to provide constant annual cash flows over the next 15 years lives. For either project to be acceptable, its NPV must be greater than 0. So NPV greater than 0 होनी चाहिए। So आपके जो future cash flows हैं उसको आप discount करें और ये basically annuity हम assume कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे एक जो वो कैश फ्लो आपको नजर आता है।
तो एन्युटी का फार्मूला आप इस पे लगाएं, उसमें से इनिशियल कैश आउटफ्लो जो माइनस करें, आंसर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है कि हम ए और बी दोनों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं, इसका मतलब यह है कि किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो फिर आपका डिसीजन होता है कि किस में आपकी एनपीवी ज़्यादा ग्रेटर आ रही है एज कम्पेयर। सो अब अगर हम इसको एक्सेल में देखें, कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर में तो हमारे पास ऑब्वियसली जो फाइनेंशियल कैलकुलेटर है उसकी फैसिलिटी नहीं है। हम इसको देखते हैं एक्सेल में। सो 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, नंबर ऑफ ईयर्स 15 है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 है, और ब्रेक इवन कैश इनफ्लो जो आ रहा है आपका वो 1314 आ। सो इसमें हमारा जो कैश इनफ्लो एनुअली अगले 15 साल तक अगर हमें 1314.74 मिलता रहे तो हमारी यहाँ पे एनपीवी 0 होगी। तो इसको आप चाहे वो एक्सेल में इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पीएमटी ये आपकी अमाउंट है, B2, B3 और फिर -B4। -B4 इसलिए हमने इसके साथ माइनस लगाया कि ये आपका आउटफ्लो है। सो ये पीएमटी बेसिकली ये आपकी ये एनुअल कैश है जो आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि ये कितना होना चाहिए। फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है सिनारियो एनालिसिस का। इट इज अ बिहेवियरल अप्रोच दैट यूजेस सेवरल पॉसिबल अल्टरनेटिव आउटकम्स टू ऑब्टेन अ सेंस ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स, और मैयर हमने एनपीवी के जरिए ही उनको करना है। In capital vesting, one of the most common scenario approach is to estimate the NPVs associated with pessimistic, यानी बहुत ही बुरे हालात हो तो आपको कितना कैश इनफ्लो मिलेगा, मोस्ट लाइकली जो आपका एक्सपेक्टेड है, और ऑप्टिमिस्टिक बेस्ट सिनारियो भी आप कैश इनफ्लो का देखते हैं। The range can be determined by subtracting the pessimistic outcome NPV from the optimistic outcome. So pessimistic और optimistic NPV को अगर हम डिफरेंस देखें तो हमें रेंज पता चल जाएगा। So ट्रेडविल के ही ए और बी प्रोजेक्ट के लिए अगर हम देखें तो दोनों पे 10,000 आउटफ्लो था, हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी। एनुअल कैश इनफ्लोज पहले जो है वो पैसिमिस्टिक अप्रोच ये है कि 1500 हो, और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ये है कि 2500 हो, और मोस्ट लाइकली आपकी क्या है कि 2000। और प्रोजेक्ट बी की ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच में, सॉरी पैसिमिस्टिक अप्रोच में आप 0 इनकलकेट कर रहे हैं, और मोस्ट लाइकली में 2000 कह रहे हैं, और ऑप्टिमिस्टिक में कह रहे हैं कि नहीं 4000 आएगा हमारे पास कैश। तो अब आप रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, 2500 मनफी 1500 तो आपके पास 1000 आएगा प्रोजेक्ट ए के लिए, और प्रोजेक्ट बी के लिए आ रहा है कितना 4000। सो अगर आप इनकी नेट प्रेजेंट वैल्यूज ले अकॉर्डिंगली, तो पैसिमिस्टिक की जब आ रही है आपकी 1409, जबकि प्रोजेक्ट बी के लिए 10,000, मोस्ट लाइकली के लिए क्या आ रही है 5212, और 5212 दोनों के लिए ही आ रही है। ऑप्टिमिस्टिक में आप कैसे देखते हैं, इसको असेस करते हैं, जब आप 2500 एनुअल पेमेंट रख के 10% पे डिस्काउंट करते हैं, 15 साल की लाइफ है, तो ऑप्टिमिस्टिक में आ रहा है 9015, और प्रोजेक्ट बी के लिए आ रहा है 20,424। सो रेंज जो बन रही है प्रोजेक्ट ए की वो 7606 है, और जबकि प्रोजेक्ट बी की जो है वो 30424 है। सो पैसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोचेस की बेस पे अगर आप नेट प्रेजेंट वैल्यू देखें तो आपको पता ही लगेगा कि आपको प्रोजेक्ट बी जो है वो ज़्यादा सूट कर रहा है एज कम्पेयर टू प्रोजेक्ट ए के। लेकिन क्योंकि रेंज ज़्यादा है प्रोजेक्ट बी की, तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें रिस्क भी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें वेरिएशन कैश फ्लोज की अच्छी खासी है। सो तीसरा तरीका जो है वो हमारा है सिमुलेशन का, डीलिंग विद द रिस्क के लिए। सिमुलेशन इज अ स्टैटिस्टिक्स बेस्ड बिहेवियरल अप्रोच दैट अप्लाइज प्री डिटर्मिन्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो ये प्री डिटर्मिन्ड आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए,
and random numbers to estimate risky outcomes. So NPV की अगर सिमुलेशन रन करनी हो तो आप यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप अचीव करना चाह रहे हैं. सो आप जो है वो रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, आप उसकी एक प्रोबेबिलिटी पे जो है वो कैश इनफ्लोज को डिफाइन करते हैं, तो आपकी कर्व ये बनती है. और फिर उन्हीं रैंडम नंबर्स पे आप प्रोबेबिलिटी चेंज करते हैं और फिर देखते हैं कि कैश आउटफ्लोज और इनफ्लोज आपके क्या आ रहे हैं. तो अगर आप कैश आउटफ्लोज को इनफ्लोज से कंपेयर करें तो आउटफ्लोज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इनफ्लोज. तो इसका मैथमेटिकल मॉडल क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, तो ये आपको मिलता है एनपीवी. और ये जो एनपीवी मिली है, अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये आपको स्क्यूड आंसर्स देगी. तो इस सिमुलेशन की बेस पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना. सो अगर मैं सिर्फ इस ग्राफिकल एलिमेंट को देखूं तो प्रोबेबिलिटी जो है वो लो है, तो कैश इनफ्लोज भी आपके पास तकरीबन लो ही आ रहे हैं, लेकिन आउटफ्लोज आपकी प्रोबेबिलिटी के साथ ज़्यादा बढ़ रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो ज़्यादा रिस्की है. और रिस्क का जो मेजर है वो ये स्क्यूनेस का भी है. आपका जो ग्राफ है वो लेफ्ट टिल्टेड है. सो ये आपका इसका मतलब ये है कि जो प्रॉफिट जोन है वो बहुत ज़्यादा, उसमें आपके कैश फ्लोज वेरिएशन आने की चांसेस हैं, जिसकी वजह से आपको रिस्क ज़्यादा फेस करना पड़ेगा. सो सिमुलेशन में एक बहुत पॉपुलर मेथड है मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन मेथड. सो उसको हम देखते हैं. जो फोरकास्टिंग की बात करते हैं हम, तो फोरकास्ट के लिए मॉन्टे कार्लो की अजम्पशन ये है कि वो मिनिमल अनसर्टेनिटी होगी तो फोरकास्ट एक्यूरेट होगी. So to combat uncertainty in the decision making process, some companies use a Monte Carlo simulation program to model possible outcomes. This Monte Carlo simulation program randomly generates values for uncertain variables over and over to simulate a model. So ये uncertain variables को हम बार बार जनरेट करवा के फिर एक मॉडल सिमुलेट करते हैं और फिर उसकी बेसिस पे अपना डिसीजन लेते हैं. जिस चीज से जो सिमुलेशन आती है रिक्वायर्स प्रोजेक्ट प्रैक्टिशनर्स टू डेवलप क्या लो, हाई एंड मोस्ट लाइकली कॉस्ट एस्टिमेट्स, और उसके साथ साथ आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स भी मिलते हैं. वन ऑफ द प्रॉब्लम विद यूजिंग मॉन्टे कार्लो प्रोग्राम इज द डिफिकल्टी ऑफ एस्टैब्लिशिंग द करेक्ट इनपुट रेंजेस फॉर द वेरिएबल्स. सो कोई भी प्रोग्राम हो उसमें आप इनिशियल इनपुट आप ही देते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो ये कह रहा है कि जो इनिशियल इनपुट देनी होती है उसकी जो रेंजेस हैं वो क्या हम करेक्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बाज़-औक़ात डाटा का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है, बाज़-औक़ात एंडिंग पॉइंट बहुत मैटर कर रहा होता है. तो इसलिए जो रेंज है वो डिटरमिन करना कि कौन सी करेक्ट रिजल्ट देगी ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और उसकी वजह से आपके कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स जो थे उन वेरिएबल्स के वो डिस्टर्ब होते हैं. Monte Carlo simulation program requires the user to first build an Excel spreadsheet model. Excel में आपको एक spreadsheet model बनाना पड़ता है जो कैप्चर करेगा the input variables for proposed projects. What issues and what benefits can the user derive from this process? So user के लिए तो अगर आप ये देखें तो it's a rigorous process और continuously जो है ना आप effort कर रहे होंगे उस पर. So you are never sure कि जो है आप क्या accurate results आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे. फिर इंटरनेशनल रिस्क कंसिडरेशंस को अगर हम देखें तो सबसे बड़ा रिस्क जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में आपको फेस करना पड़ता है वो है एक्सचेंज रेट रिस्क. This is basically the danger that an unexpected change in exchange rate between the dollar and the currency in which projects cash flows are denominated will reduce the market value of projects cash flow. So project के cash flows की market value को decline कर देगा exchange rate. In the short term, much of this risk can be hedged by using financial instruments.
सो इस रिस्क को हम हेज तो कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट रन में कर सकते हैं। और वो शॉर्ट रन में कैसे हेज करेंगे हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ही ले लें। फॉर एग्जांपल हम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लें या ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लें। सो ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर ही लिखे जाते हैं। सो इनकी डिटेल में हम अभी नहीं जाते, क्योंकि इस पे आगे चल के आपके पास पूरे चैप्टर्स के चैप्टर्स हैं। Long-term exchange rate risk can best be minimized by financing the project in whole or in part in the local currency. So long-term risk को आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप सारे का सारा खर्चा करें लोकल करेंसी में, या उसका मेजॉरिटी हिस्सा कोशिश करेंगे लोकल करेंसी में आपको पे करना पड़े। तो उसकी वजह से आपको एक्सचेंज रेट रिस्क फेस नहीं करना पड़े। So as a matter of fact, अगर हम एक एग्जांपल देखें, a 2001 survey of CFOs found that more than 40% of the CFOs felt that it was important to adjust an investment project's cash flows or discount rates. इसलिए उन्हें ये adjustment करनी थी to account for foreign exchange risk. So इसका मतलब ये है कि a huge chunk of financial managers risk adjustment खास तौर पे फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एडजस्टमेंट जरूर करते हैं। इंटरनेशनल रिस्क कंसिडरेशंस में एक पॉलिटिकल रिस्क भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इट इज मच हार्डर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, और इसके खिलाफ आप कोई एक्शन नहीं ले सकते, इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते। फर्म्स दैट मेक इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड में फाइंड दैट द होस्ट कंट्री गवर्नमेंट्स can limit the firm's ability to return profits back home. ये profit repatriation का फिनोमिना है कि हमारे यहाँ किसी कंपनी ने, इंटरनेशनल फर्म ने यहाँ पे बिजनेस लॉन्च किया है, और हमारी गवर्नमेंट अब तो कहती है कि आप जितना इन्वेस्ट करें, जितना आप ले जाना चाहें ले जाएं, लेकिन कल को जो है वो हम अपनी पॉलिसी चेंज करते हैं और हम कहते हैं कि आप जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे उसका 90% यहाँ री इन्वेस्ट करेंगे, आप सिर्फ 10% लेके जा सकते हैं। सो उसकी वजह से आपके बिजनेस को अच्छा खासा इफेक्ट फेस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट्स कैन सीज द फर्म्स एसेट्स, नेशनलाइज हो सकती है आपकी फर्म। फॉर एग्जांपल जैसे 73-74 में हमारी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में जितनी भी फर्म्स थी, प्राइवेट पब्लिक, उन सबको गवर्नमेंट की ओनरशिप में दे दी। सो उसकी वजह से कंपनीज को, फर्म्स को अच्छा खासा लॉस बियर करना, और अदरवाइज इंटरफियर विद द प्रोजेक्ट्स ऑपरेशन। ये इंटरफेरेंस भी हो सकती है, किसी भी वजह से हो सकती है। आप कोई इन्वायरमेंटल हैजर्ड क्रिएट कर रहे हैं, या आप लेबर लॉज के जो है ना को फॉलो नहीं कर रहे, तो न्यूमरस वेज में आपका काम रुक सकता है। जो ही वो काम रुकेगा तो इसका मतलब ये है कि आपको पॉलिटिकल रिस्क फेस करना पड़ता है। डिफिकल्टीज ऑफ मैनेजिंग पॉलिटिकल रिस्क आफ्टर द फैक्ट मेक्स इट even more important that manager account for political risks before making an investment। और ये इतना important है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये political risk assess करना है। They can do so either by adjusting projects expected cash inflows, या तो आपके जो expected cash inflows हैं उनको आप adjust कर सकते हैं to account for the probability of political interference, or by using रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट्स इन कैपिटल बस्टिंग फार्मूलाज। सो कैपिटल बस्टिंग फार्मूलाज में हम डिस्काउंट रेट ही रिस्क एडजस्टेड इस्तेमाल करें, ताकि अगर कोई पॉलिटिकल रिस्क हमें फेस करना पड़े तो हम उसके लिए मेंटली रेडी हों। सो इसके अलावा इंटरनेशनल रिस्क में आपको कैपिटल बस्टिंग के हवाले से टैक्सेस पे बड़ा जो है वो ध्यान देना है कि आपके यहाँ टैक्सेस क्या हैं, और इंटरनेशनली जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो वहां पे टैक्स पॉलिसीज क्या है। फिर एक कॉन्सेप्ट है ट्रांसफर प्राइसिंग का, कि आप प्राइसेस को डोमेस्टिकली ट्रीट करेंगे या फॉरेन करेंसी में ट्रीट करेंगे, और क्या लोकल गवर्नमेंट आपको इसकी इजाजत देती है कि आप लोकल करेंसी में अपनी प्राइसेस मेंशन करें या फॉरेन करेंसी में करें। तो इस चीज का आपने लेजिस्लेटिवली और ऑर्गेनाइजेशनल में, ऑपरेशनली भी आपको देखना है। फिर आपको स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस देखनी है फाइनेंशियल की निस्बत। फॉर एग्जांपल स्ट्रेटेजिक इस तरह से हो सकती है कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में पेप्सी ने अपना प्लांट लॉन्च कर दिया है, लेकिन कोक ने नहीं किया। सो अब कोक के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है कि वो एक मार्केट को ओपन नहीं छोड़ सकती, उसने यहाँ पे प्लांट लॉन्च करना ही करना है।
इसी तरह यूनिलीवर जहां ऑपरेट कर रही है तो जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल है वो कंपटीशन में वहां जाएगी। सो ये स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग जो है ना आपको करनी पड़ती है। बाज़ औक़ात आपके लिए कॉस्ट इतना मैटर नहीं कर रही होती, आपके आपके लिए बाकी फैक्टर्स जो थे जो अभी हमने डिस्कस किए वो मैटर नहीं कर रहे होते, लेकिन आप स्ट्रेटेजिकली अपने कंपेटिटर के साथ साथ रहना चाहते हैं। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट्स का। They are the rate of returns that must be earned on a given project to compensate the firm's owners adequately. That is to maintain or improve firm's share price. So अब आपके जो डिस्काउंट फैक्टर है उसमें जो सिर्फ आर था वो चेंज हो गया है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट में, यानी RADR में। सो आप आर की जगह RADR यूज करेंगे और फिर दोबारा NPV कैलकुलेट करेंगे। अगर अभी भी पॉजिटिव आ रहा है तो आप इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, वरना आप नहीं करेंगे। सो एक एग्जांपल देखते हैं हम। टेलर नैमटेक इज कंसीडरिंग investing 1,000 in either of the two stocks A या B. She plans to hold the stock for exactly 5 years. उसने 5 साल तक इसको रखना है and expects both stocks pay $80 in annual end of year cash dividend. So दोनों stocks पे उसे $80 का डिविडेंड मिलना ही मिलना है हर साल। At the end of year 5, she estimates that stock A can be sold to net 1200. So अगर उसका एस्टिमेट ये हो कि 5 साल बाद स्टॉक ए 1200 का बिक जाएगा और जबकि स्टॉक बी जो है वो 1500 का बिक जाएगा। Her research indicates that she should earn an annual return on an average risk stock of 11%. So उसका जो एक्सपेक्टेड रेट है, रेट ऑफ रिटर्न है वो 11% है। बिकॉज बी स्टॉक इज कंसिडरेबली रिस्कियर। रिस्कियर क्यों है कि देखिए वो 1000 वाला 1500 में बिकने जा रहा है, तो इसका मतलब है इसमें रेंज ज्यादा है तो रिस्क ज्यादा है। शी विल रिक्वायर अ 14% रिटर्न फ्रॉम इट। सो उससे उसको 14% रिटर्न मिलना चाहिए, 11% नहीं, 14% मिलना चाहिए। सो टेलर मेक्स the following calculations to find the risk adjusted net present value. So risk adjusted NPV वो find out करती है दोनों स्टॉक्स के लिए कैसे। देखें 80 आपको 5 साल तक मिल रहा है, छठे 5वें साल के एंड पे आपको 1200 भी मिल रहा है, उसमें से आपने 1000 माइनस करना है। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू उसकी आई 7.81 और उसमें देखें आपने ए स्टॉक के लिए जो आर इस्तेमाल किया वो 11% किया। अगर आप प्रोजेक्ट बी का यानी स्टॉक बी को देखें तो उसमें भी 80 आपको रिटर्न मिल रहा है, लेकिन एंड पे आपको 1500 मिल रहा है, लेकिन उसका डिस्काउंट रेट 14% है। उसको अगर जब हम सम को माइनस करेंगे 1000 से तो उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू, रिस्क एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू 53.70 आ रही है। Although Taylor's calculation indicate that both stock investments are acceptable क्योंकि दोनों greater than 0 है, on a risk adjusted basis she should invest in stock B क्योंकि इसकी जो NPV है वो हाई है as compared to stock A। Okay जी, that's it for today's lecture. If you have any queries, do ask. Thank you. Allah Hafiz.